Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. Students, today we are going to discuss the second compounds of boron जिनका नाम है boric acids. बोरक्स को हम पहले स्टडी कर चुके हैं. इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम बोरिक एसिड्स को स्टडी करेंगे. बेटा आपकी आसानी के लिए मैंने इस टॉपिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. इन द फर्स्ट पार्ट हम ये पढ़ेंगे कि बोरिक एसिड्स कितनी तरह के होते हैं. फिर ये देखेंगे कि कौन सा बोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है और उसको किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है. Whereas in the second part we will discuss the physical and chemical properties of that acid. तो चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं और बाकी तफसील आपको वहाँ प्रोवाइड करते हैं. So dear students, today in this topic we are going to discuss about compounds of boron. इसका पहला आर्टिकल बोरेक्स की सूरत में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, जबकि आर्टिकल नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स वो बोरिक एसिड्स के बारे में है. तो चलें बोरिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि बोरिक एसिड्स क्या चीज़ें हैं. स्टूडेंट्स बोरिक एसिड्स के बारे में याद रखिएगा कि इट इज़ डिफाइंड एज दे, और यू कैन से क्योंकि एक से ज़्यादा है, सो दे आर डिफाइंड एज ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरोन. सो बच्चों ये ऑक्सी एसिड्स हैं किसके? बोरोन के. अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर ये ऑक्सी एसिड्स क्या होता है, हमने इससे पहले एसिड्स तो पढ़ा है लेकिन ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं. तो बेटा ऑक्सी एसिड्स एसिड्स के अंदर ही एक ग्रुप का नाम है और ये वो एसिड्स हैं बेटा कि जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है. सो एसिड्स व्हिच कंटेन ऑक्सीजन एटम्स. हर वो एसिड बेटा जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स पाए जाएं, एक भी हो या एक से ज्यादा एटम्स हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सी एसिड है. तो एक बात तो तय हो गई स्टूडेंट्स कि अगर बोरिक एसिड्स ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरोन है, तो अब आप खुद ही समझ जाएं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होंगे. स्टूडेंट्स इसके अंदर मौजूद होगा बोरोन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे अब ये सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर आपने बता दिया इसमें बोरोन तो है, ऑक्सीजन भी होना शर्त है ऑक्सी एसिड्स में, तो सर हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? तो बेटा हाइड्रोजन होना भी शर्त है. याद रखिएगा ऑक्सी एसिड होता ही वो है कि जिसमें ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम. यानी ऑक्सीजन का होना भी शर्त है और स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होना भी शर्त है. कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होना शर्त है. इसका मतलब है ऑक्सी एसिड्स क्या होंगे बेटा? इसमें क्या होगा? बोरोन होगा सेंट्रल एटम, बोरोन के साथ जुड़ा होगा ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन आगे से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा. कम से कम एक यूनिट ऐसा जरूर होना चाहिए. सो ये हमारे पास ऑक्सी एसिड्स का इंट्रोडक्शन है. इसको समझाने के लिए छोटी सी एक एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको देता हूं कि आपने एक फॉर्मूला तो सुना होगा और वो फॉर्मूला है HOCl. स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है हाइपोक्लोरस एसिड का. इसको कभी कभार HClO भी लिखा जाता है, HOCl भी लिखा जाता है. तो आप देख लें स्टूडेंट्स कि इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? क्लोरीन. क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन. सो ये एग्जांपल है ऑक्सी एसिड्स की. इसी तरह स्टूडेंट्स आपने नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला तो सुना होगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपने सुना होगा HNO3. सो ये सारे ऑक्सी एसिड्स हैं जिनमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? नाइट्रस एसिड में देखें नाइट्रोजन है, उसकी एक तरफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन. इसी तरह ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरोन जिनका नाम बोरिक एसिड्स है, उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स? बोरोन सेंट्रल एटम, उसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन. तो ये इंट्रोडक्शन है बेटा बोरिक एसिड्स का कि ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरोन है. अब स्टूडेंट्स हमने इसके साथ एसिड्स का लफ्ज क्यों लगाया है? एस एंड पे क्यों आ रहा है? एस इसलिए एंड पे आ रहा है कि ऑक्सी एसिड्स कई तरह के हैं, यानी बोरिक एसिड्स कई तरह के हैं. अब वो जो बोरिक एसिड्स हैं जो काफी टाइप्स में पाए जाते हैं, उनमें से 4 ऐसे हैं जिनका नाम आपकी बुक में बताया गया है
और उन 4 में से एक ऐसा है कि जिसकी डिटेल जो है वो समझाई गई है। तो चलिए सबसे पहले तो हम उन बोरिक एसिड्स के नामों का जायजा लेते हैं कि कौन कौन से बोरिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों पहला जो बोरिक एसिड हम जिक्र करेंगे उसका नाम है मेटा बोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स HbO2, ठीक है, इसका फॉर्मूला है HbO2। ये मेटाबोरिक एसिड कहलाता है, बोरिक एसिड्स में से एक मेंबर। स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे है टेट्राबोरिक एसिड। बच्चों इस टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला है H2B4O7। तो ये दूसरा हो गया। स्टूडेंट्स तीसरा है जिसका नाम है पायरो बोरिक एसिड। बच्चों इसका फॉर्मूला है H6B4O9। जबकि फोर्थ वन इज ऑर्थोबोरिक एसिड। और स्टूडेंट्स यही है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। और बच्चों इसका फॉर्मूला है H3BO3। तो ये हैं 4 कॉमन बोरिक एसिड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा हेक्साबोरिक एसिड भी एग्जिस्ट करता है और ऑक्टाबोरिक एसिड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आपके कोर्स में उनकी डिस्कशन नहीं की गई। तो आपके कोर्स में इन चारों का नाम लिखा हुआ है और ऑर्थोबोरिक एसिड को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? उसकी वजह यह है बच्चों कि ये जो फर्स्ट 3 है ना, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, ये जो 3 हैं पहले वाले जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं बच्चों, ये सॉलिड की फॉर्म में तो स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली। यानी मेटाबोरिक एसिड है ना, मेटाबोरिक एसिड सॉलिड की फॉर्म में है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फाइन, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह टेट्राबोरिक एसिड और इसी तरह पायरोबोरिक एसिड जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो अपने अपने तरीके से क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जब लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें ज़्यादातर चीज़ों के एक्वस सॉल्यूशंस बना के उनका रिएक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं पर्टिकुलरली आयनिक कंपाउंड्स के, सॉल्ट्स के, तो उससे क्या होता है, आइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके अंदर। इसमें आप एसिड्स को भी शामिल करें, इसमें बेसिस भी शामिल करें, इन सारों के आइंस बन जाते हैं और आइंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। तो जब आप इन सारों को, पहले वाले 3 को इस्तेमाल करोगे और आप उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो स्टूडेंट्स वो तो फौरन कन्वर्ट हो जाएंगे बोरिक एसिड के अंदर। दैट इज व्हाई बोरिक एसिड के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द बोरिक एसिड्स एंड सेकेंडली इट इज द मोस्ट अबंडेंट वन। जाहिर है कि जब इन सबको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इन्होंने भी ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाना। तो दैट इज वाई आपके कोर्स में ऑर्थोबोरिक एसिड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, बाकी के जो बोरिक एसिड्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरीके से ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं और बोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास है HbO2। स्टूडेंट्स जैसे ही HbO2 के अंदर यानी मेटाबोरिक एसिड के अंदर हम ऐड करते हैं वाटर या इसको वाटर में ऐड करते हैं तो इट इज अब्रप्टली इट कन्वर्ट्स इनटू H3BO3 जिसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहा है कि ये इक्वेशन जो है इस वक्त वो हमें मुकम्मल तौर पे बैलेंस नजर आ रही है। हाइड्रोजन भी 3 है, बोरॉन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। टेट्राबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड के अंदर जैसे ही वाटर हम ऐड करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड एंड नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म, विच मीन्स कि ये बड़े अच्छे तरीके से सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस केस में 5 यूनिट्स ऑफ वाटर रिएक्ट करते हैं और ये प्रोड्यूस करता है 4 यूनिट्स ऑफ बोरिक एसिड। सो ये बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है।
सिमिलरली पायरोबोरिक एसिड के अंदर भी जब हम वाटर ऐड करते हैं और हम इसके अंदर 3 यूनिट्स ऑफ वाटर इसके साथ रिएक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 4 यूनिट्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए आपके कोर्स में ज़्यादा डिटेल में बोरिक एसिड को समझाया गया है, क्योंकि ये तीनों भी अल्टीमेटली बोरिक एसिड के अंदर, ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट बोरिक एसिड्स। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे मेन टॉपिक की तरफ, डिटेल में स्टडी करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड को। बेटा ये ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ना, इसके और भी कई एक नाम है स्टूडेंट्स। इसको सिंपल बोरिक एसिड भी कहा जाता है। वाई हम पीछे डिस्कस करके आ गए हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बोरिक एसिड्स, तो पर्टिकुलरली इसको बोरिक एसिड कह दिया जाता है। स्टूडेंट्स इसको बोरोफैक्स भी कहा जाता है। बोरोफैक्स इसका ट्राइवल नेम था, ज्यादातर पुराने वक्तों में इसको बोरोफैक्स के नाम से जाना जाता था। अच्छा बच्चों, इसका एक और नाम है, इसको सेसोलाइट भी कहा जाता है। सेसोलाइट असल में इसका मिनरल है जो जमीन से मिलता है, तो इसलिए इस उस निस्बत से इसको सेसोलाइट का नाम दे दिया जाता है। सो ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहा जाता है, बोरिक एसिड भी कहा जाता है, बोरोफैक्स भी कहा जाता है, सेसोलाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एक और नाम है, और वो नाम क्या है? ट्राई हाइड्रोऑक्सी बोरेन। अब बेटा इसको ट्राई हाइड्रोऑक्सी बोरेन जो है वो क्यों कहा जाता है, ये सोचने की बात है ना। आप देखिए इसके फॉर्मूले को देखें स्टूडेंट्स। Its formula is H3BO3 and H3BO3 can also be written as BOH whole thrice। लिखा जा सकता है ना, तो हम उसे कंबाइन करके यूं भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें इसमें कितने हाइड्रोक्सी हो गए स्टूडेंट्स? 3। That is why its name is given ट्राईहाइड्रोऑक्सी बोरेन। और स्टूडेंट्स इसको बोरेसिक एसिड भी लिखा जाता है, कई किताबों के अंदर वो भी मौजूद है। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। अब बच्चों हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। बेटा इसको कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, यानी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय कॉमनली 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड हम उसमें यूज करते हैं कोलेमेनाइट। अच्छा बेटा, कोलेमेनाइट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी थोड़ी सी डिस्कशन की है कि कोलेमेनाइट एक मिनरल है, ज़ेरे ज़मीन मिलता है, बोरोन हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स इसके अंदर कैल्शियम जो है वो बोरोन के साथ जुड़ा होता है। टेक्निकली कोलेमेनाइट का नाम बनता है कैल्शियम बोरेट, बिकॉज इट इज द कैल्शियम सॉल्ट, तो इसको कैल्शियम बोरेट लिखा जाता है। अच्छा बच्चों, हमने अब कोलेमेनाइट के साथ करना क्या है, पहले आप सबसे पहले प्रोसेस को समझें। कोलेमेनाइट के साथ हमने करना क्या है स्टूडेंट्स? वी विल दिस प्रोसेस इज ऑन कमर्शियल बेसिस, तो जाहिर एक बड़ी जगह पे हम इस रिएक्शन को करवाते हैं। लेट्स सपोज एक कंटेनर है जहां पे हम ये रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कोलेमेनाइट का एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है। कोलेमेनाइट का एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, उसको बड़ी लेवल, काफ़ी बड़ी मिकदार में वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। और स्टूडेंट्स जैसे ही उसको डिज़ोल्व किया जाता है तो फिर उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास की जाती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स कोलेमेनाइट एक हाइड्रेटेड कंपाउंड है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हुए होते हैं, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है, इस वजह से हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। हत्ता कि यहाँ तक भी मिलता है कि हमें इसको बॉयल करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इतना हीट करते हैं
कि आप यूं समझ लें कि एक्सेसिव हीटिंग प्रोवाइड करते हैं और एक्सेसिव हीटिंग प्रोवाइड करने के बाद इसके एक्वस सोल्यूशन को उसके अंदर से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। सो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है जी पासिंग ऑफ SO2 gas from colemanite, which is calcium borate, at high temperature। तो ये आप पूरे प्रोसेस को सुन लीजिए कि हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर स्टूडेंट्स हम उसके अंदर से कोलेमनाइट के एक्वस सोल्यूशन की, और यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि कोलेमनाइट का एक्वस सोल्यूशन बनाना है, फिर उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जरा देखिएगा कि रिएक्शन क्या होता है। Ca2B6O9 जो कि फॉर्मूला है कोलेमनाइट का, और इसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, यानी 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं। एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, यानी मजीद इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और स्टूडेंट्स उसमें से पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो हम यहाँ पे SO2 लिख देते हैं अलोंग विद वाटर, और बच्चों इसको फिर हम प्रोवाइड करते हैं हीट और स्ट्रांगली हीट करते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे ही हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है दो चीजों का। स्टूडेंट्स यहां से प्रोड्यूस होता है कैल्शियम सल्फाइड, नॉट कैल्शियम सल्फेट, इट्स कैल्शियम सल्फाइड along with the production of boric acid H3BO3। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट के 2 यूनिट्स बनते हैं, और 6 यूनिट्स बच्चों किसके बनते हैं? बोरिक, ऑर्थोबोरिक एसिड भी कह सकते हैं, और हमने वहां पे डिस्कस किया कि उसको बोरिक एसिड भी कहा जा सकता है। नाउ जस्ट हमने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। आप देख लें स्टूडेंट्स 18 है हाइड्रोजन के एटम्स, यहाँ पे 10 है, इसको हमें 8 करना है। इसका मतलब है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे स्टूडेंट्स? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे, एंड द इक्वेशन विल गेट बैलेंस्ड। तो बेटा ये है आपके पास एक तरीका इसको प्रोड्यूस करने का। अब मसला क्या है स्टूडेंट्स? मसला ये है कि जो कैल्शियम सल्फाइड बना है ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, यानी यहां पर तो मिक्सचर बन जाएगा दोनों का। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड पानी में अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता जब पानी ठंडा होता है, कोल्ड वाटर। लेकिन यहां तो हमने बहुत टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, हॉट वाटर होगा तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इन दोनों का क्या जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को कूल डाउन करेंगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हम इन दोनों के मिक्सचर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने से क्या होगा? ये जो डिसॉल्व हुआ है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो ये डिसॉल्व होने की वजह से और हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व हुआ, जब आप इसको लो टेम्परेचर पे लेके जाओगे ना बेटा, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, इट विल फॉर्म इट्स क्रिस्टल्स, और फिर हम उन क्रिस्टल्स को फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे, क्योंकि वो क्रिस्टल्स ऑब्वियसली वो अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपने कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन करने का मतलब है कि ये क्रिस्टलाइज हो गया, और क्रिस्टलाइज होने की वजह से हम आसानी से उसको अलग कर लेते हैं। तो ये जो सेपरेशन हमने किया ना, दो सॉलिड्स को हमने अलग किया है, इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। This is called as fractional crystallization, not fractional distillation। इससे पहले तमाम बच्चे fractional distillation पढ़कर आए हुए हैं। Fractional distillation is the separation of a mixture of liquids on the basis of their boiling points, but fractional crystallization is the separation of crystals of a substance from a solution, और वो हम इस तरीके से उसको अलग करते हैं। तो पूरे मिक्सचर को हम कूल डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। कूल डाउन करने से जो एक्सेसिव या जितनी भी अमाउंट ऑर्थोबोरिक एसिड की डिसॉल्व हुई होती है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। उन क्रिस्टल्स को हम फिल्ट्रेशन करके अलग कर लेते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फाइड विल रिमेन इनसाइड द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के अंदर ही पड़ा रहता है, और ऑर्थोबोरिक एसिड को हम वहां से क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। So students, this is the first method or first commercial preparation of
ऑर्थोबोरिक एसिड। स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं। सेकंड इसको जो प्रिपरेशन का तरीका है ना स्टूडेंट्स, वो है फ्रॉम बोरेक्स। अच्छा बेटा, बोरेक्स का टॉपिक इससे पहले ही हम लोग पढ़कर आए हैं। वहां हमने पढ़ा था कि बोरेक्स क्या है स्टूडेंट्स, हमने वहां पढ़ा था दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बोरिक एसिड्स, पढ़कर आए थे ना हम। टेट्रा बोरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो स्टूडेंट्स बोरेक्स के जरिए भी हम ऑर्थोबोरिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बोरेक्स की पुरानी डेफिनेशन याद करें। बोरेक्स की डेफिनेशन क्या थी? बोरेक्स इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। ये रहा टेट्राबोरिक एसिड। इसका मतलब है कि अगर हम बोरेक्स से टेट्राबोरिक एसिड बना लेते हैं और टेट्राबोरिक एसिड के अंदर जस्ट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर लेते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड। स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल यही है, इसको आपने ज़हन में रखना है। अब इसमें हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इसमें जरा रिएक्शन को समझिएगा। रिएक्शन हमने करना किसके साथ है स्टूडेंट्स? दिस विल बी द रिएक्शन between borax and concentrated sulfuric acid H2SO4 के साथ बच्चों हमने इसका रिएक्शन करवाना है और हीटिंग करते हुए करवाना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने प्रीवियस टॉपिक आपने बोरेक्स का पढ़ा है कि जब बोरेक्स को हीट किया जाता है तो वो एलिमिनेट कर देता है अपने वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो ये तो और अच्छा, एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये तो उसके अंदर से और वाटर को एलिमिनेट करेगा। बस यही मैकेनिज्म है। बोरेक्स के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे, बोरेक्स को हम प्रोड्यूस करेंगे टेट्राबोरिक एसिड में, टेट्राबोरिक एसिड के अंदर वाटर ऐड करके ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो बोरेक्स है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी बोथ द रिएक्टेंट्स, इनकी प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट्स होनी चाहिए। इफ नॉट तो रिएक्शन खराब होगा और उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा, यील्ड के ऊपर फर्क पड़ेगा। सो इन दोनों की प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट्स जो हैं वो होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स चेक आउट द रिएक्शन। Na2B4O7 that is borax in anhydrous form, और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो उसके अंदर से वाटर निकाल देगा। उसमें से वाटर निकालने का मतलब है कि वो टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर हम उसमें वाटर ऐड करेंगे। जस्ट इसके अंदर बेटा आपने वाटर ऐड करना है। अब तरीका क्या है स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म सुन लें, मैकेनिज्म से कंफ्यूज नहीं होना। बोरेक्स किस में डिसॉल्व करना है? वाटर में। यानी बोरेक्स का क्या बनाना है? एक्वस सोल्यूशन। अब ये लो टेम्परेचर पे नहीं बनता। हम पीछे पढ़कर आए हैं, आपने पढ़ा है कि बोरेक्स जो है जब हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो कितना कम डिसॉल्व होता है एट 10 डिग्री सेल्सियस, जस्ट 3 ग्राम डिसॉल्व होता है। लेकिन जब हम उसी का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं और बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो वहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी आपने देखा था बढ़ के 99 ग्राम पर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये रहा बोरेक्स, बोरेक्स को वाटर में डालते हैं, वाटर में सोल्यूशन बनाने के लिए, फिर उसको हीट करते हैं। स्टूडेंट्स हीट करने से क्या होता है, बोरेक्स जो है वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, इट फॉर्म्स एन एक्वस सोल्यूशन। फिर उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर लाके कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। सो ये मैकेनिज्म मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये तरीका हम लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ वी हैव गॉट द बोरेक्स। तो जस्ट वी डिसॉल्व बोरेक्स in water at high temperature to make aqueous solution, and then we will add concentrated sulfuric acid in that aqueous solution. Students, इससे क्या होगा, इससे वहां पे एक सॉल्ट बनेगा, that is sodium sulfate. Sodium sulfate is also soluble in water, so it will form its aqueous solution and boric acid will be produced. Students याद रखिएगा कि यहाँ पर वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। अब आप देखें सोडियम को तो हम बैलेंस कर चुके हैं, और याद रखिएगा 4 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं किसके, 4 यूनिट्स किसके प्रोड्यूस होते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड के, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। और स्टूडेंट्स चूंकि ये दोनों ही वाटर में डिसॉल्व हो गए हैं तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसे इसको अलग करेंगे। वही तरीका जो ऊपर डिस्कस करके आए हैं।
कूलिंग करेंगे, कूलिंग से ये क्रिस्टलाइज होगा और क्रिस्टलाइज होने के नतीजे में फिर हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन प्रोड्यूस ऑर्थोबोरिक एसिड इन द लेबोरेटरी. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक तो आपको सारा पार्ट क्लियर हो चुका होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं स्टूडेंट्स. उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़हन में रखिएगा, पहली बात, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. बेटा ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. बेटा ये लस्टरस है, यानी शाइन प्रोड्यूस करता है. जैसे ही अगर इस पर कोई लाइट वगैरह पड़ती है तो ये शाइन क्रिएट करता है. स्टूडेंट्स, इट इज सोल्यूबल इन वाटर. लेकिन बेटा इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो वेरी करती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. कैसे, जरा समझिएगा. स्टूडेंट्स, जब आप इसको कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, कोल्ड वाटर से मुराद ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बहुत ठंडा पानी रखें. जब आपके पास दो सैंपल्स हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का कम है, तो जो कम टेम्परेचर वाला है वो कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड वाटर कहलाता है. अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो सैंपल्स डिस्कस कर लेते हैं. एक है वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस और एक है वाटर एट 107 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटा. तो मैंने दो सैंपल्स ले लिए, एक हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का. जब मैं इनके अंदर, दोनों के अंदर सेम अमाउंट रखी है मैंने वाटर की, बस टेम्परेचर का फ़र्क है, 40 डिग्री सेल्सियस और 107 डिग्री सेल्सियस. आप समझते हैं कि ये फिर ज़ाहिर है स्टीम की फॉर्म में होगा. अच्छा, अब ये नहीं अगर आप सिर्फ वाटर रखेंगे तो वो स्टीम की फॉर्म में होगा. ये ऐड कर देंगे तो ज़ाहिर है आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. बेटा जब 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है ना वाटर, तो याद रखिएगा कि ये जस्ट 2.6% डिसॉल्व होता है. तो ये कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है. बट आप देखेंगे कि जब हम 40 डिग्री सेल्सियस से इसको उठा के 107 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हैं, तो बेटा वहाँ पर जाके ये तकरीबन 37% तक डिसॉल्व हो जाता है. सो वी कैन से दैट it will increase greatly or incredibly with the increase in temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सोल्यूशन का, वैसे वैसे क्या होता रहेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह क्या हो सकती है बेटा? सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह ये हो सकती है कि इसका डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक इन नेचर है. तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता जा रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते डिसॉल्व होता चला जा रहा है. तो ये एंडोथर्म, इसकी जो डिसोल्यूशन है, इसका डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक इन नेचर है. सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन ये निकालेंगे दैट इट विल बी स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर. इट इज़ वेरी गुड सोल्यूबल, और यू कैन से इट इज सोल्यूबल इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी when we increase the temperature of the solution. इसके अलावा स्टूडेंट्स 61 ग्राम पर मोल इसकी MR है. और बेटा ये जो भी हम टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने के लिहाज से पढ़कर आए हैं, आप अंदाज़ा कर लेंगे जो मैंने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बताया है, ये उसी का प्रिंसिपल यहाँ पर निकल भी आया. अंदाज़ा आपको हो गया कि कम टेम्परेचर पे वो कितना कम डिसॉल्व होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन करना आसान हो जाएगी. सो ये है हमारे पास इसकी MR, 61 ग्राम पर मोल इसकी MR है. स्टूडेंट्स ये इतना कोई बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का नहीं है. ये जब इसको हम हाथ लगाते हैं तो इट गिव्स सॉफ्ट सोपी टच. जैसे साबुन स्लिपरी सा एक टच देता है ना, सॉफ्ट और स्लिपरी सा एक टच देता है, बिल्कुल इसको टच करने से वही फीलिंग जो है वो आती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 171 डिग्री सेल्सियस है. और बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 300 डिग्री सेल्सियस है. स्टूडेंट्स जब इसका कांटेक्ट होता है स्टीम के साथ तो ये वेपर्स बनाता है, तो हम कहते हैं कि इट इज वोलेटाइल इन स्टीम.
सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया, उसके साथ साथ हमने उसके दो मेथड्स पढ़े हैं प्रिपेयर करने के, और साथ ही साथ हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अल्टीमेटली इट्स यूजेस। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ बोरिक एसिड्स। हमने पढ़ा कि बोरिक एसिड्स तो कई तरह के हैं, मगर ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमने उसको प्रोड्यूस करने के तरीकों को भी डिस्कस कर लिया। इन द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज थोड़े से यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब अगले ही लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।